सुप्रभात। एक बार पुनः मैं आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैनपुर द्वारा संचालित डिजिटल कक्षाओं में हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत हमने हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में छंद, अलंकार आदि बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर ली है। अब बोर्ड द्वारा निर्धारित काव्य गुण और दोष हैं। इनमें से आज हम काव्य गुण हैं, इनके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पूर्व की पाठ्य योजनाओं की तरह से आप इससे भी लाभान्वित होंगे। काव्य गुण से संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 1 अंक भार का प्रश्न पूछा जाता है। उसमें से काव्य गुणों के भेद से प्रश्न पूछ लिया कि उसके कितने भेद हैं, काव्य गुण का क्या अर्थ है, किसी काव्य गुण के प्रकार का अर्थ पूछ लिया, या कोई एक उदाहरण है संबंधित प्रकार से पूछ लिया। तो हमें मानसिक रूप से उसी की तैयारी करनी है और इसको आसानी से हल्की सी एकाग्रचित्ता के साथ इसको एकाग्रचित होकर के अपन इसको समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थी, पूर्व की तरह से जैसा हम आपको पाठ्य योजना में पढ़ाते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे और जो कहीं त्रुटि रह गई है, तकनीकी खामी रह गई है, उसके ऊपर मैं प्रकाश डाल दूँगा। उसको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि परीक्षा का जो प्रश्न की प्रकृति है वो यदि हमें पूर्व में ही उसका भान हो तो हम उसके अनुसार या अनुरूप ही तैयारी कर सकते हैं, तो हम अच्छे से उस प्रश्न का जवाब है वो भी देने में सक्षम बन जाते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा करते हैं आज के बिंदु पर काव्य गुण। काव्य गुण है ये विशेष रूप से काव्य के रसास्वादन में सहयोग करने वाले कारक होते हैं, अर्थात उसके रसास्वादन को बढ़ाते हैं। काव्य के रसास्वादन में वृद्धि करने वाले कारकों को काव्य गुण कहा जाता है। अर्थात इसमें 2 बार लगे, एक अर्थात को छोड़ देंगे। काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म गुण हैं। ये रस के उत्कर्ष के कारण रूप धर्म है, अर्थात किसी भी काव्य के रसास्वादन में वृद्धि करते हैं और उस काव्य के आकर्षण को बढ़ाते हैं और उसको एक उत्कर्ष को बढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य के आचार्य और संस्कृत साहित्य के आचार्यों में इस विषय पर काफ़ी मतभेद रहे हैं। संस्कृत आचार्यों में आचार्य दंडी ने काव्य गुण है उसके 10 भेद माने हैं। आचार्य कुंतक है, उसने 6 भेद माने हैं। लेकिन सर्वमान्य मत आचार्य मम्मट का है, जिसने गुण के 3 भेद ही माने हैं। अर्थात आचार्य मम्मट द्वारा निर्धारित जो काव्य गुणों का प्रकार है वही सर्वमान्य है, जिसमें उन्होंने 3 भेद बताए हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। फिर विद्यार्थियों, कई बार तो इतना हल्का प्रश्न पूछ लेते हैं बोर्ड में कि काव्य के जो गुण हैं उनके भेद हैं, उनके नाम उल्लेख कीजिए। तो सामान्य सी बात है कि उसके 3 भेद हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि भैया शुद्धता है इसमें नहीं होनी चाहिए। जिस शुद्धता से वो लिखा होना चाहिए, आपके पूरे अंक हैं वो मिलते हैं। आइए हम सबसे पहले माधुर्य गुण पर चर्चा करते हैं। माधुर्य गुण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सरस होता है। इसमें चित्त के द्रवित होने की वृत्ति माधुर्य गुण है। इसमें माधुर्य कर दिए, इसको माधुर्य लिख लेंगे। और यहाँ भी जैसे मैं के अंदर आ की मात्रा नहीं लगी तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे, इसको शुद्ध कर लेंगे। अर्थात चित्त, मन के द्रवित होने की वृत्ति माधुर्य गुण है। अर्थात किसी चीज़ को देख करके अपना मन है वो बहुत ही
खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वह वृत्ति है, वह माधुर्य गुण है। इसमें हृदय आनंद से द्रवीभूत हो जाता है, अर्थात हमें आनंद है वह आ जाता है। इसके जो सामान्य गुण हैं माधुर्य गुण के, उसमें जैसे पहले हैं कि जो काव्य की पंक्तियाँ होंगी उसमें मूर्धन्य ध्वनियों कौन कौन सी? ट वर्ग पूरे का पूरा, अर्थात ट ठ ड ढ न र और स, ये जो 7 वर्ण हैं इनका अभाव पाया जाएगा। अर्थात मूर्धन्य ध्वनियाँ आने से इसमें क्या कर्कशता आ जाती है, और कर्कशता आने से वह माधुर्य गुण है वह समाप्त हो जाता है। अर्थात इसमें मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं उनका अभाव पाया जाता है। इसके अलावा अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आद्याक्षर हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, अनुस्वार है उसका प्रयोग किया जाएगा, अनुनासिक है उसका प्रयोग किया जाएगा। अल्प समासों या समास का भाव होगा, अर्थात बड़े बड़े समास वाले जो पद हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, या तो किया ही नहीं जाएगा, किया जाएगा तो बहुत ही सूक्ष्म सामासिक पद हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और नेक्स्ट है कोमल मधुर रचना वीणा के तारों की तरह से होती है, जिसको पढ़कर या सुनकर बड़ा आनंद है वो आता है। अर्थात यूँ कहा जा सकता है कि माधुर्य गुणयुक्त रचना है, उसको एक बार पढ़ने से ही आनंद है, उससे हृदय द्रवीभूत हो जाता है। मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, अल्प समास या समास का भाव ही होता है, और कोमल मधुर रचना होती है जिसको पढ़ करके हम आसानी से आनंदित या आनंद अनुभव कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, लाली बन सरल कपोलों की आँख के अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती। अब देखो, आँखों पर ये अनुस्वार आया है, अंजन पर अनुस्वार आया है, कुंचित पर अनुस्वार आया है, घुंघराली पर अनुस्वार आया है, और कहीं भी ट ठ ड आदि वर्णों का प्रयोग इसमें नहीं किया था, ट वर्ग का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसको पढ़ करके बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। दूसरा है कंकण की, अब इसमें की और इसमें थोड़ा सा गैप है। कंकण की कान नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन का सन राम हृदय गुनी। अर्थात जो पायल की ध्वनि सुन करके उनका हृदय है वो बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रहा है। मानहु मदन दुंदुभि दिनी, मनसा विश्व विजय कर लीनी। अर्थात ऐसी रचना जिसको पढ़ करके सुन करके हमें आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात हम द्रवीभूत हो जाते हैं और उसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ओज गुण। ओज गुण है, इसमें ठीक जो अपने माधुर्य गुण के लक्षण पढ़े हैं उनके ठीक विपरीत लक्षण इसमें पाए जाते हैं। जैसे जो हृदय की दीप्त वृत्ति का कारण होता है तथा श्रोता के रस में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत करने की क्षमता रखता है, ओज गुण कहलाता है। अर्थात हृदय के अंदर जो दीप्त भावनाएं हैं उनको वो उत्तेजित कर देता है, जिससे श्रोता के अंदर रस में एक उत्साह आ जाता है, आवेश आ जाता है, वीरता के भाव हैं उसको अनुभव होने लगते हैं। अर्थात वीर रस, ओज में विशेष रूप से रौद्र रस, इनका जो प्रत्येक सहृदय में उनका दीप्ति हो जाती है, और जिससे ओज गुण है वह उसके गुण हैं वो सामान्य रूप से दिखाई देने लगते हैं। अर्थात हम यूँ कहें कि भी जो ओज गुण युक्त रचनाएं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें सबसे पहली है संयुक्त या कठोर वर्णों का आधेय। संयुक्त वर्ण मतलब जैसे अक्षय है, त्रय है, ज्ञ है, इनके अलावा जैसे इस तरह से क और तय जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ सकते हैं इसको, या फिर इसमें जैसे प्रसिद्ध है, जैसे ध इसमें ये जोड़ दिया, इस तरह संयुक्त वर्ण है उनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वो ज़्यादा होते हैं। लंबे लंबे समासों का इसमें प्रयोग किया
जाता है। अर्थात सामासिक पद हैं वो 2 या 3 पद एक साथ जुड़े हो सकते हैं। इसमें परुष अर्थात कठोर ध्वन्यात्मकता होती है, अर्थात ऐसे कर्कश शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें एक गूंज सी होती है, जिनको सुनकर के बड़ा एक जोश और उत्साह है वह जागृत हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखें, है रुंड गिरे गज झुंड गिरे कटकर अवनी पर सुंड गिरे भू पर है विकल वितुंड। ये वितुंड है, ये है वितुंड। वितुंड मतलब मुख, सिर। गिरे लड़ते लड़ते अरी झुंड गिरे, अर्थात एक युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए कहा गया है रुंड मतलब घोड़ों के सिर हैं वो गिर रहे हैं, कहीं कहीं गज हाथियों के झुंड हैं वो गिरे पड़े हैं। कट कट कर अवनी पर सुंड गिरे, अर्थात उनके सिर हैं वो कट करके पृथ्वी पर गिर गए हैं। भू पर है विकल वितुंड गिरे, और कहीं घोड़े हैं वो बहुत ही व्याकुल हो गए हैं, जिनके सिर हैं वो गिर गए हैं। ऐसे लड़ते हुए बहुत से वीर सैनिक हैं, उनके झुंड के झुंड पड़े हैं। अर्थात इसमें कठिन शब्द जैसे न है, ट है, ठीक है, और वितंड है, लड़ते लड़ते, ये जो शब्द आए हैं अर्थात इनकी एक कर्कशता है जिसको पढ़ करके एक जोश और उत्साह है वो बनता है। ऐसी जब रचना बनती है तो वहाँ ओज गुण बन जाता है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, कट कट ही मर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावई। अब जैसे ट वर्ण की अर्थात जो ट वर्ग है उसका प्रयोग इसमें ज़्यादा किया गया है, अर्थात जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं उनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ ओज गुण युक्त रचना हो जाती है। नेक्स्ट देखें, नख दंतन सो भुज दंड विहन तंड मुंड सो मुंड परे झर को, अर्थात इसमें ट वर्ग की मात्रा ज़्यादा प्रयोग की गई है। ट वर्ग है अर्थात मूर्धन्य ध्वनियाँ उनका ज़्यादा प्रयोग किया गया है। संयुक्त वर्ण है जैसे भुजदंड से विहन से, इस तरह से इसमें मात्राएं लगने से ओजगुण युक्त रचना हो जाती है। फिर विद्यार्थी आपको इसमें से एक उदाहरण है वो ध्यान रखना है और इसका अर्थ ध्यान रखना है, ताकि परीक्षा के हिसाब से हम उसमें मानसिक रूप से तैयारी कर सकें। अर्थात जैसे आपसे पूछ ले ओज गुण को परिभाषित कीजिए, तो आपको ओज गुण की जो है इसकी परिभाषा लिखनी है, इसका अर्थ लिखना है। अर्थात ओज गुण है जो हृदय की दीप्त वृत्ति का कारण होता है, जिससे श्रोता के अंदर उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत हो जाते हैं। वो जो रचना है वो ओज गुण युक्त रचना कही जाती है। सामान्य लक्षण पूछ ले जाएं तो आपको लिखने हैं कि इसमें संयुक्त वर्णों का आधिक्य रहता है, लंबे समास उनका प्रयोग किया जाता है, परुषावर्ती अर्थात जो कर्कश ध्वनियाँ उनका इसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में इस गुण में कविता सुनते या पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है। इसका संबंध चित्त की निर्मलता व व्यापकता से है। अर्थात एक बार कोई रचना हमने पढ़ी और वो रचना पढ़ते ही हमारे मन मस्तिष्क में उसका अर्थ है वो बैठ जाते, ऐसी रचना प्रसाद गुण युक्त रचना कही जाती है। अर्थात जिस तरह से सूखी लकड़ी है उसमें आग समाई रहती है, उसको हल्का सा चिंगारी दिखाते हुए जलने लगती है, वैसे ही किसी रचना को पढ़ करके हम आसानी से उसका अर्थ समझ जाएं तो वो प्रसाद गुण युक्त रचना कही जा सकती है। अर्थात उदाहरण देखें इसका, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। यह निराला जी की भिक्षुक जो कविता है उसमें से लिया गया है। एक भिक्षुक है, वह जब आता है तो उसकी करुणामय स्थिति देख करके हृदय है उसके टुकड़े होने लगते हैं और फिर वो पश्चाताप करता हुआ अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसका उदाहरण देखें, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए। मैथिली सेनगुप्त की ये रचना है जिसमें हम मातृभूमि के स्नेह के ऊपर उन्होंने लिखा है कि मातृभूमि की इस मिट्टी के ऊपर हम लोट लोट करके बड़े हुए हैं, घुटनों के बल पर हम सरक सरक करके खड़े। और तो सीधी तरीके से हमारी वो समझ में आ रही है कि वो क्या कहना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड के हिसाब से हमें इसके
अर्थ हैं वो याद रखने हैं, क्योंकि कई बार अर्थ पूछ लेते हैं, कई बार उसके भेद पूछ लेते हैं, कई बार किसी काव्य जो गुण है उसको उदाहरण सहित उसका अर्थ लिखने के लिए आपसे कहा जा सकता है। तो आप इसका अर्थ, काव्य गुण की परिभाषा और काव्य गुणों के जो अर्थ हैं उनको और उनके एक एक उदाहरण उनको हमें अच्छे तरीके से समझना है, ध्यान रखना है, ताकि हम जो एक अंक है इसको प्राप्त कर सकें। क्योंकि बूंद बूंद से समुद्र बनता है, तो हमें ये मानसिक रूप से नहीं सोचना है कि एक ही अंक का है तो इस बिंदु को हम छोड़ देते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। नहीं, ये बहुत ही आसान है, इसको हमें प्राप्त करना ही है। बस हल्का सा हमें थोड़ा सा सावधानीपूर्ण तरीके से पढ़ना है ताकि हम इसको अच्छे तरीके से आत्मसात कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान की इस महामारी में सरकार है कुछ सामयिक छूट है वो प्रदान कर रही है। तो हम जब भी जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश आते हैं तो उन दिशा निर्देशों की हमें पूर्णतः पालना करनी है। और विशेष रूप से हमें कोई काम है तो अपना काम करने के तुरंत बाद अपने घर लौट आएँ और अपने हाथ वगैरह हैं उनको साफ़ करें या सैनिटाइज करें, और जिससे हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और इस संक्रमण को फैलाने के वाहक है वो नहीं बनेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सरकार द्वारा निर्धारित जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना करेंगे, अपने घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।